जी। तो नमस्कार डॉक्टर आशुतोष कुमार जी। आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार जी। द एचएच क्लासेस पर। और नमस्कार सब थैंक यू। दोस्तों को भी जो भी हमारे चैनल ये देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ज़िंदगी में घुटनों के दर्द से महसूस किया होगा और आपके परिवार में भी अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है या आजकल तो जवानों में भी ये होने लगा है कि घुटनों का दर्द आपको बहुत सताने लगा है। और फिर उसके बाद डॉक्टरों के चक्कर, वही एलोपैथिक दवाइयाँ और फिर कभी विटामिन डी के सप्लीमेंट, कभी कैल्शियम के सप्लीमेंट और ये खा-खा कर आप लोग परेशान हो चुके हैं। कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कभी एलोपैथिक ले रहे हैं, कभी होम्योपैथिक ले रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं आ पा रहा है। तो अब आज जो हम बात करने वाले हैं, हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक पहुँचते-पहुँचते आपके घुटनों के दर्द का इलाज आपको मिल जाए और उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको कहीं भी किसी भी डॉक्टर के चक्कर ना काटने पड़े। हम ये आशा करते हैं कि हमारा वीडियो इस काम में सफल हो पाए। तो सबसे पहले तो एक बार फिर डॉक्टर आशुतोष कुमार जी का हम स्वागत करते हैं और इनके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, नमस्ते जी। क्योंकि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं आपके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। कुछ दर्शक ज़रूर जानते होंगे। तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये है डॉक्टर आशुतोष कुमार परार जी। ये परार सेवा फाउंडेशन के फाउंडर हैं और चेयरमैन है परार नी इंटरवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के। अथर्व न्यूरोथेरेपी एंड बोन सेटिंग सेंटर के भी चेयरमैन हैं। प्लस ये सीईओ हैं अथर्व न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर के। इनका नाम घुटनों से लेकर स्पाइन और बोन एलिमेंट, जितनी भी बोन एलिमेंट हो सकती है, स्पाइन एलिमेंट हो सकती है, उनमें बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये बहुत ही जल्दी इसको ठीक कर पाते हैं और सटीक तरीके से। ये बीएनवाईएस हैं, अगर डिग्री है बोन टेक्निक आर्ट ऑफ कायरो में, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, गैस्ट्रो एक्सपर्ट और ना जाने कितनी उपलब्धियां हैं, कितने तरह के एक्सपर्ट हैं, कितनी तरह की इन्हें थेरेपीज आती हैं, जिससे मोटिव सिर्फ एक है कि आपको जो दर्शक हैं या जो पेशेंट्स हैं उनका भला हो पाए, उनको दर्द से राहत मिल पाए। जी सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो आज का जो हमारा विषय मैं आपको बता ही चुका हूँ कि घुटनों के दर्द के बारे में रहेगा और इसमें सभी प्रकार के जितने भी घुटनों के दर्द होते हैं, आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, घुटना। आखिर वो घुटना क्या होता है? तो ये प्लीज़ अ, आप शुरुआत में बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और घुटना जहाँ तक आप जानते हैं कि जो हमारी फीवर बोन है और टिबिया और एक पटेला बीच में जॉइंट करती है हमें जो है, तो ये तीनों मिल करके घुटना के स्ट्रक्चर हमारा डिज़ाइन होता है। और ये चूँकि फ़ोल्डेड भी होता है क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ हम 4 पैर से 2 पैर पे आए हुए हैं। और बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जो हमें पैर को फ़ोल्ड करके करने पड़ते हैं और स्ट्रेट भी करना पड़ता है। तो घुटना का वर्क है आपको चलने में, पैर फ़ोल्ड करने में, सिटिंग करने में, खड़े होने में, बहुत सारा वर्क है। तो इस तरह के वर्क में कई कैटेगरियाज़ हैं, ठीक है? तो ये घुटने के संबंध में सामान्य जानकारी, घुटना जो फीमर और टिबिया का जो है बीच में जो पटेला होती है, उससे स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जी। जी डॉक्टर साहब, तो जैसा कि हमने अभी जाना कि घुटना होता क्या है, तो हम अपने मेन मुद्दे की तरफ बढ़ते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि घुटना आखिर खराब क्यों होता है? घुटना खराब होने का जो मेन कॉज़ है हमारा पोस्चर। और बहुत सारा आपने अभी पहले इंडिकेट कर दिया कि कैल्शियम की कभी डिफिशिएंसी, कभी विटामिन डी की डिफिशिएंसी। तो अभी तक जो मैंने प्रैक्टिकली और रिसर्च पे मिला मुझे जो है, कि वो कहीं न कहीं हम किसी चीज़ का अगर एक्सेस यूज़ करते हैं, तो वहाँ की मसल शिफ्ट कर जाती है। जब मसल शिफ्ट करती है, तो हमारे बोन के अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब होते हैं। और हमारा उसी में एक काज होता है नी का खराब होने का, कि हम ओवर यूज करते हैं। जैसे अगर हम खड़े होकर एक लंबे समय तक काम कर रहे हैं और हमें कुछ पेन के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पेन के सिग्नल, बॉडी तो सिग्नल दे रही है ब्रेन को हमारे,
बट ये है कि हमें काम फिनिश करना है और ये लगता है अगर जल्दी नहीं करेंगे या इतना टाइम मुझे करना ही करना है। तो अगर आप वो लगातार आप पोस्चर को खराब कर रहे हैं, पेन के सिग्नल्स को भी आप माइंड से अपने कंट्रोल कर रहे हैं, एक समय बाद ऐसा आता है कि आप कितना भी माइंड से अपने पेन को कंट्रोल करिए या वो कंट्रोल नहीं होने वाला है। इवन आप देखते होंगे कि इंजेक्शन लगाने के बाद या पेन किलर खाने के बाद भी इंसान परेशान रहता है। तो अब आपका माइंड का कोई भी वो जो है सिग्नल जो है वो ब्रेन जो है कितना भी बॉडी देती रहे, ब्रेन नहीं सुनने वाला, पेन आता ही आता है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको घुटने के यूज कैसे आना चाहिए, अगर इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम कहीं ना कहीं अपने घुटने को 90 डिग्री पर जो है फोल्ड करके रखे हुए हैं। वो अगर हम 90 डिग्री पर फोल्ड करके रखेंगे तो हम एक अपने पोस्चर खराब कर रहे हैं और बेंड होने की वजह से वहां नी में जो सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तब हम अगर ये लगातार सप्लाई रोकते हैं तो आपको फिर शिकायत आएगी घुटना लॉक हो रहा है, तो फिर शिकायत आई कार्टिलेज का घिसना हो रहा है, तो आपका कभी आप जो है बहुत खराब हुआ तो वो लेग हो गया, आपको बेकर सिस्ट हो गया। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन आ गई जहां पर जो है बर्साइटिस हो गई, जिसकी वजह से आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते रहते हैं। तो हमें ओवर यूज से मतलब 90 डिग्री से 180 पे आना पड़ेगा। 180 पे कैसे कहे, जैसे आज से 30-40 साल पहले जाइए आप, जब किसान या कोई भी काम करता था तो वो जब उनको रिलैक्स करना होता था तो आज के समय की तरह नहीं। जैसे मान लीजिए हम खड़े होकर काम कर रहे हैं, सपोज दैट अब हमें पेन आ रहा, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको जो है चेयर पे बैठ करके रिलैक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो रिलैक्स को हम 100% नहीं कहते, इसलिए ब्लड का फ्लो तब पर भी रुक रहा है। अगर आप 180 हो जाते हैं तो ब्लड का फ्लो आपको बहुत स्मूथली पूरी बॉडी में रन करता है। और आप देखते होंगे कहीं जब थके होते हैं तो आप रेस्ट जब 180 होते हैं तो पूरा आपको रिलैक्स फील करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें 90 डिग्री का जो यूज कर रहे हैं उसको 180 पे लाना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक की गतिविधि में 90 डिग्री, आप सुबह उठिएते हैं तो बेड से 90 डिग्री पैर को लटकाया, फिर आप जो है इंग्लिश जो टॉयलेट है उसमें गए, कपबोर्ड में गए तो वो भी 90 डिग्री का यूज किया आपने। और आप खड़े हैं तो भी 90 डिग्री पे जा रहे हैं आप अपने उस पर। मॉर्निंग में आप जाते हैं ब्रेकफास्ट पे तो भी आपके डाइनिंग टेबल भी 90 डिग्री जा रही है। आप अपने फिर ऑफिस से निकलते हैं, चाहे आप जो है कार में से निकलिए चाहे मोटरसाइकिल से निकलिए, फिर 90 डिग्री यूज। ऑफिस में जाते हैं फिर आप 90 डिग्री के यूज करते हैं, फिर आप ऑफिस से आइए फिर वही सेम प्रक्रिया है, 90 डिग्री का यूज करते हैं। रात में डिनर किया तो फिर बेड पे तो कुल मेरे कहने का मतलब है कि आप 90 डिग्री का जो ओवर यूज है इससे बचिए। एक बहुत बड़ा रूट काज है घुटना खराब होने का। आज तो बहुत सारे हैं फैक्टर है, जैसे आपका गठिया का होना हो सकता है, आपको गठिया हो जाए या मतलब यूरिक एसिड बढ़ी हो, तो ये सारे काज में यूरिक एसिड भी हो सकती है, कैल्शियम विटामिन डिफिशियंसी भी हो सकती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, कैल्शियम डिफिशियंसी, और आपका जो है पोस्चर हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे काज में, तो मैं अभी तक मुझे समझ में आया कि अगर आपकी डाइट ठीक है तो आपका घुटना भी अच्छा होगा, और आप फिर थोड़ा सा पोस्चर को ठीक कर लें तो जरूर आपका घुटना हेल्दी रह सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और अलग-अलग कोणों से आपने समझाने की जो हमें कोशिश की है, उसकी मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा कि आपने हमें डेफिशिएंसी के बारे में बताया और साथ ही साथ उसमें जो हमारे पोस्चर जो हम गलत रखते हैं 90 डिग्री उसके बारे में भी जी बताया। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे बड़े सारे अलग-अलग कारण बताए हैं, तो घुटना खराब होने के कोई प्रकार भी होते हैं कि कितने तरह से खराब हो सकता है घुटना? जी हाँ, शुरुआत तो आपको दर्द से होती है, कहीं भी शुरुआत दर्द से होती है, और आपका ओवरवेट भी हो सकता है। तो आप देखिए कि उसमें जो टाइप्स है घुटना खराब होने का, किसी का बोल लेग हो गया, पेन हो गया, तो या आर्थराइटिस हो गई या ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, तो हमारा एक लोड जो है घुटने का शिफ्ट कर रहा है, पेन की वजह से हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा बेंड करना शुरू कर जाते हैं कि वहां बहुत ज्यादा पेन, जैसे सीधा कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, तो धीरे धीरे मसल्स की वजह से वो बोन हमारी शिफ्ट कर जाती है, तो बोल लेग हो जाता है,
मोस्टली बो लेग ही घुटना खराब होता है, तो बो लेग, फिर बेकर सिस्ट आ जाता है जो घुटने के पीछे गांठें डेवलप हो जाती है। उसमें आपको पटेला के ऊपर भी दर्द होता है, पटेला में भी दर्द होता है, फ्रंट पे और बैक दोनों साइड में, और इस कंडीशन में आप घुटने को मोड़ नहीं सकते। तो आप पहले सिम्टम को अगर ये लगता है कि आपको मोड़ने में घुटना तकलीफ आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं बेकर सिस्ट की शिकायत आ रही है, या इन्फ्लेमेशन इतना है कि आप पैर को मोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर उस स्टेज में आप आ जाते हैं तो तुरंत का तुरंत, मतलब 1 से 2 दिन हार्डली में आपका ट्रीटमेंट होकर के आप ठीक हो सकते हैं। उसी तरह आपका बर्साइटिस, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है वहां पर जो है, उसकी वजह से आ गया, तो आप अगर वो इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को अगर देरी तक यूज, मतलब कोई पेन किलर खा करके या स्टेरॉइड लगा करके, या और कुछ लोग अपना यूज करते हैं, जैसे कुछ चीरा लगाते हैं वहां पर जो है, वो उस तरह कुछ प्रयास करते हैं अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। अदरवाइज परफेक्शन नहीं आ पाता, क्योंकि परफेक्शन वो टेम्पररी तो रिलीफ दे देता, बट परमानेंट तो आपको घुटना बो लेग हो गया, आपका अर्थाइटिस हो गई, आपकी नी लग का लॉक होना हो गया, और घुटने का बेंड होना, और बेकर सिस्ट हो गया। ये सारे जो है टाइप्स ऑफ घुटने के डिफॉर्मिटीज के हैं, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ में एक सही डायग्नोसिस आपको सही इलाज तक पहुंचा सकती है, क्योंकि डायग्नोसिस जितनी सटीक होगी उतना ही जल्दी आपको ठीक होने का रिजल्ट भी मिलेगा। आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो आप ऑपरेशन में देखते हैं खर्चे भी बहुत लग जाते हैं, और मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसका ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया जाता कि आप ऑपरेशन लायक नहीं है। और कभी कभी आपका जो है सैक्रोइलियाटिक जो इलियासिस जो है, वहां से भी एरिया से भी रेफरल पेन घुटने में आता है, तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि वो घुटना वहां से भी, या कभी कभी एवियन के भी वजह से भी हो सकता है पेन। कभी कभी हमने देखा है कुछ काजेस में जो हमारा सर्वाइकल रीजन होता है, वहाँ C6 C7 से लेकर थोरेसिक तक, वहाँ हम टाइप का जब डेवलप हो जाता है तो घुटने में चमक करके आती है, तो वो भी कारण हो सकता है। और हमने कई बार तो ऊपर से ही टच किया और घुटना में आराम मिल गया। तो घुटने के जो डिफॉर्मिटीज है वो कई टाइप से आते हैं, तो आपको सही डायग्नोसिस ही सही इलाज तक पहुंचा सकती है, वो भी विदाउट मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में आप देख रहे हैं कि सफलता का रेट बहुत अच्छा नहीं है। तो आप ये प्रयास करिए कि जितनी भी डिफॉर्मिटीज बताई, अगर इस तरह कोई किसी को शिकायत है तो जरूर संपर्क भी कर सकता है, आप हार्दिक की मदद भी ले सकते हैं उसमें जो है, और अपनी रिपोर्ट भी सेंड कर सकते हैं, ताकि हम प्रयास करें कि इस तरह की डिफॉर्मिटीज को आप ऑन स्पॉट रोकिए, और ऑनलाइन कंसल्टेंसी से भी रोक सकते हैं उसको। जी हार्दिक जी। जी। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप अगर सबसे पहले तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, कोई भी डॉक्टर साहब को अगर संपर्क करना चाहता है, अपनी कोई भी रिपोर्ट सेंड करना चाहता है, तो स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाए जा रहे हैं, दोनों में से आप किसी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब को। ये डायरेक्टली उन्हीं के पास जो रिपोर्ट्स जाएँगी, मेरे पास नहीं आएँगी। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, आपने अभी बीच में कुछ बात की जाँच करवाने के बारे में, कि सही जाँच कैसे करवाएँ? उसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जाँच करवाना कि ऐसे पता कैसे लगे कि कब हमें जाँच करानी चाहिए? ऐसा वो कौन-सा लक्षण देखिए होगा? सब जी, जी, इसमें तो सबसे बड़ी जांच तो पेशेंट खुद होता है, और वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। उसको डिस्कम्फर्ट आती है तो पहले वो बताता है कि मुझे क्या दिक्कतें थी, या सपोज दैट कभी आपका आपने कुछ नॉनवेज लिया या प्रोटीन लिया, और आपको उसमें स्वेलिंग हो गई और दर्द हो गया, तो आप फिर जो है आप डॉक्टर के पास भागते हैं। एक बार आप देखिए ना, आपने क्या रात में खाया था, या अगले 24 घंटे में आपने क्या खाया था जिसकी वजह से आपका स्वेलिंग आ गई। तो ये जो दर्द आ रहा है आपको सिग्नल दे रहा है, ठीक है ना, आपको किसी बीमारी की तरफ एक सिग्नल दे रहा है, जो कि आपको लंबे, अगर इसी तरह लगातार आप यूज करते रहे खाने में, तो आपको दर्द हो, तो आप सीधा सीधा यूरिक एसिड बढ़ गई, तो अब आप उसमें पेन किलर खाएंगे तो आपको रिलैक्स थोड़ा बहुत मिलेगा, मगर वो परमानेंट आपने वो डाइट को चेंज नहीं किया तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप खुद डायग्नोसिस करें कि आपका पेन आ कहाँ से रहा है। तो डायग्नोसिस का पहला जो पार्ट आपका आएगा कि आपने पहला तो क्या खाया था, वो पहले आप जज करिए। आप प्रोटीन की वजह से, हाईली प्रोटीन की वजह से आपको वहां इन्फ्लेमेशन के चांसेस बन जाते हैं नी में जो है, तो वो एक हो गया। दूसरा ये कार्य हो गया कि सपोज दैट आप कोई बहुत, जैसे हमारी ट्रैफिक सिपाही की पुलिस है, आप जो ट्रैफिक में काम करते हैं, या गार्ड की आपकी जॉब है, या बॉर्डर पे आप लंबे समय तक
3 घंटा से लेकर के 8 घंटा तक स्टैंडिंग, 6 घंटा 5 घंटा स्टैंडिंग की इस तरह कोई पोस्चर आप डेवलप कर रहे हैं, या आप सपोज दैट सिलाई कर रहे हैं, या अपने 90 डिग्री पैर को यूज मोड़ के कर रहे हैं, कहीं पर भी हो इस तरह, तो वहां पर जो पेन आ रहा है वो लगातार आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा है। तो आप प्लीज उस सिग्नल को दबाने का प्रयास न करिए, उसके रूट काज पे जाइए, जो है वो किस कारण से हुआ है। तो अगर रूट काज पे जाएगा, इंस्टेंट आपको जो है, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, इंस्टेंट 1 से 5 मिनट में ही अंदर ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल सटीक आपकी डायग्नोसिस हो गई है, इसलिए आपको सटीक रिजल्ट आ गया। तो पेन किलर और तमाम तरह की इस तरह की जो भी सर्जरी से बचने का प्रयास करिए। तो खुद आप डायग्नोसिस करिए, आपको कहाँ से आ रहा है, उस रूट काज को बताइए, और रूट काज को हम उसको सॉल्व करने पर, जब आप इसको लिंगर करते हैं, लंबे समय तक डिस्टर्ब करते हैं उस चीज को, तो आप बेकर सिस्टम में डेवलप हो जाता है। जैसे घुटने के पीछे दर्द आ रहा है, लंबे समय तक आप मसल्स एक तरह इकट्ठा हो गई तो बेकर सिस्ट हो गया, या इन्फ्लेमेशन की वजह से बर्साइटिस है, कहीं एक एरिया में वो दर्द हो रहा, तो पूरी घुटने की इर्द गिर्द ही स्वेलिंग आ जाती है। तो आप बिल्कुल स्टॉप करने का प्रयास करिए, उसको बचिए। आप उस तरह की जो पोस्चर की, आप पोस्चर तो देखिए, आप अपना डाइट तो देखिए कि आपको क्या जा रहा है, तो वहां आपको बचना ही एक उपाय अपने घुटने को। अदरवाइज वो फिर बो लेग में शिफ्ट कर जाएगा, या फिर आपको पता चलेगा कि एक लंबे समय से जो डाइट की जो डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, या ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, या ऑस्टियोब्लाइटिस हो गई, या ऑस्टियोपिनिया हो गया, तमाम तरह के इस तरह टर्म है जो कि आपको डिस्टर्ब भी करेंगे। तो वहां आप उस स्टडी न जाइए, और प्रयास ये करिए कि अपनी बॉडी को जो माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए उसको फुलफिल करिए, वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर ही फुलफिल करिए। और सेकेंडरी जो पोस्चर जो आपका खराब हो रहा है, तो उस पोस्चर से बचिए, ताकि वो पोस्चर ही आपको आपका घुटने का मालिक बन सकते हैं। अदरवाइज हमारा ये पर्पज होता है कि आप अपने शरीर का मालिक बनिए। अगर आपका घुटना काम नहीं कर रहा, तो आप एक कदम नहीं चल पाते हैं, तो आप देखिए मालिक किस चीज के हो सकते हैं। आप जब एक कदम नहीं चल पा रहे, आप बहुत सारा बड़ा मकान बना लीजिए, कमरे से ज्यादा आप जा ही नहीं पा रहे एक कदम से, तो प्रयास ये करिए कि अपने शरीर का पहला मालिक बनने का, और उसमें घुटना बहुत जरूरी है। जी आगे जी। जी डॉक्टर साहब, आपने जांच के बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल प्रश्न है कि जो घुटनों में से कट-कट की आवाज़ें आती हैं, उसका क्या कारण होता है? देखिए, जो उसका मेन काज है, पहली बात कुछ गैसेस होती है, कट कट की आवाज आती है, ठीक है ना। और उसका मेन है ना कि आप जब ओवर यूज करते हैं तो मसल शिफ्ट करती है, वहां कहीं ना कहीं मसल्स वीक हो रही है, और सिर्फ आप अपने वॉकिंग को चेंज करके, वॉक करने के स्टाइल को चेंज करके कट कट की आवाज को मतलब खत्म कर सकते हैं, सिर्फ वॉक के स्टाइल से। बहुत सिंपल सा टेक्निक है वो। आप 5 मिनट मेरे पास पेशेंट आते हैं, 5 मिनट टहला जी, वॉकिंग कराते हैं, जिस कोई पोस्टर पे आप करिए, वो पता चलता है जी आवाज कम हो रही है, बिल्कुल खत्म हो गई आवाज। जितना रिसेंट केस उतना ही जल्दी रिकवरी। जी वाह डॉक्टर साहब! ये मेरा डाउट क्लियर हो गया। और जी अब मेन मुद्दे पे आते हैं डॉक्टर साहब कि अब पिछले लगभग 15 मिनट से हम जो डिस्कस कर रहे हैं, उसका सार ये है कि घुटने क्यों अभी तक खराब होते हैं ये जान लिया हमने, जाँच क्या करवानी है, लक्षण क्या है, सब कुछ जान लिया। लेकिन जो मरीज़ है वो देखने के लिए ये आया है कि वो ठीक कैसे होगा? तो पहली बात तो किस तरह के जो पेशेंट है, क्या जिन्हें सर्जरी के लिए बोल दिया गया है या सर्जरी से भी जिन्हें कह दिया गया कि वो भी नहीं हो सकती, क्या वो ठीक पहली बात तो हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं, तो कैसे हो सकते हैं? देखिए, उसके लिए हमने इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है रिहेबिलिटेशन का, उसमें कई प्रोटोकॉल्स हैं। तो उसमें पहला तो हमारा डाइट का प्रोटोकॉल्स होता है कि आपको किस तरह की डाइट को प्रोवाइड कराई जाए कि आपका जो माइक्रो न्यूट्रिशन वो पूरा हो। अगर वहां आपने क्लियर कर लिया, तो एक तो आपका ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, जैसे जांच की बात करें, जो पैथोलॉजिकल जांच कराइए, यूरिक एसिड की जांच कराइए, आरए की जांच कराइए, सीआरपी की जांच करवाइए, ईएसआर की जांच करवाइए, ठीक है। तो बहुत सारी जांचेस आ जाते हैं ब्लड में। फिर आप उसमें एक्सरे, एमआरआई में, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिया, क्योंकि आप पहले अपने से खुद डायग्नोसिस कर लीजिए। आप एक्सरे कराइए, एमआरआई कराइए, सिटी कराइए, डेक्सा कराइए, तो बहुत सारा उसमें टर्म ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि हम करें तो करें क्या, इतनी सारी दिक्कतें दिख रही है। तो मैं ये कहता हूं कि आप खुद डायग्नोसिस करिए जिस तरह तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ को तुरंत सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए, अदरवाइज वो आपको कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा।
तो यहाँ पर जैसे हमने डायग्नोस्टिक कर ली, तो जो हमारे जो इंटरवेंशन है रिहेबिलिटेशन के जो प्रोटोकॉल्स है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट प्लान होता है। उसको कैसे, कभी कभी ओवरवेट भी आपके घुटने के दर्द का कारण हो सकता है, मगर मैं इसको बहुत कम मानता हूँ ओवर वेट, इसलिए कम मानता है। हाँ, इसमें एक चीज हो जाती है ओवरवेट में, मसल्स हमारी शिफ्ट कर जाती है पटेला साइड में जो है, या थाइस की मसल जो है वो पटेला साइड में शिफ्ट कर जाती है, तो इसको एक बड़ा कारण हो जाता है कि ओवरवेट का जो है। अदरवाइज आप देखिए ना, जितना हम लोग का पैर का साइज है, आप गाय भैंस देखा होगा, आपने जानवरों को देखा होगा, नियर अबाउट उनका हमारा लगभग लगभग सेम है। तो उनकी तो वेट उतना ज्यादा है, फिर उनको तो दिक्कतें नहीं आ रही है जानवरों को, ऐसा क्या है? एक सोचने वाली बात है, वो कैसे यूज कर रहे हैं। या हाथी का ठीक है, उसका पैर थोड़ा हेवी है, बट जानवरों को देखिए, गाय भैंस लगभग लगभग 1 कुंटल से ज्यादा ही होते हैं, 1 डेढ़ कुंटल के करीब। तो आप पैर की साइज देखेंगे, लगभग लगभग हम लोग की सेम ही मिलेगी आपको जो है। तो यहाँ पर हमारी संरचना जो बनी हुई है, तो वो इस अनुसार बनी है कि हम पूरा वेट फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हमने गलत पोस्टर से उसको डिस्टर्ब किया है। तो जो हम जब इंटरवेंशन और रिहेबिलिटेशन के जो प्रोटोकॉल करते हैं, तो इसमें जब प्राइमरी हमारा जो जैसे वेट का भी इशू हमने बताया, तो वेट को पहले हम, और उसके ब्लड को सही करना, मतलब पैथोलॉजिकल जो उनके वो सिम्टम आ रहे हैं, आरए का, सीआरपी का, उसको कंट्रोल करना पहले, या यूरिक एसिड का। दूसरा होता है वेट को लूज करना। तीसरा होता है कि कभी कभी वाटर रिटेंशन भी बॉडी में होती है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो डाइट प्लान होती है, फिर हम फास्टिंग भी कराते हैं उसमें जो है, और विदाउट वाटर फास्टिंग होती है, वाटर फास्टिंग होती है, कोकोनट वाटर फास्टिंग होती है। फिर इस तरह के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जहां पर हम सारे पैरामीटर्स को ठीक करने का प्रयास करते हैं। जो आपके 125 डीसीसी नहीं बन पा रहा, कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन नहीं, या तो खा तो रहे बट कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन न बनने की वजह से, तो आपकी डिफिशियंसी आ रही है, तो उस सारे प्रोटोकॉल के पहले हम पेट के सिस्टम को ठीक करते हैं, किडनी को ठीक करते हैं, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो और आपका वो न्यूट्रिशन आपको बॉडी से मिले, जो है बॉडी में मिले, ताकि हर जगह फ्लो हो। उसके बाद हम कपिंग थेरेपी होती है, कपिंग में जैसा आवश्यकता होती है, फायर कपिंग की, ड्राई कपिंग की, तो कपिंग थेरेपी का यूज करते हैं। फिर हॉट वाटर इमर्सन कराते हैं पेशेंट को, मतलब हीट एज ए मेडिसिन का प्रोटोकॉल को फॉलो कराते हैं। तो वहां पे इंफ्लेमेशन कंट्रोल होती है। और फिर हम उसके बाद फिर हम जो अर्थ थेरेपी, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ से आजकल हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। और एक बड़ी बात, अभी हम सर के साथ में थे, पांडे सर के साथ में, एक बहुत बड़ी बात हुई कि आजकल हम लोग फ्लैट फुट कर लिए अपने आप को, फ्लैट फुट के शिकार और भी हो रहे हैं। तो हमारे आप देखेंगे कि हमारे जो पंजे का इस तरह मूवमेंट है ये जो है, और हम जो है स्लीपर डाल दिया तो बिल्कुल फ्लैट कर दिया जो, तो जो हमारे एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो प्रयास ये करिए कि आप नंगे पांव रहिए, कम से कम घर में तो नंगे पांव रहिए, मगर हमारा कल्चर ऐसा हो गया कि हम लोग बिल्कुल आजकल बहुत सारे स्लीपर शूज आ गए, आर्थो के, आर्थो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। तो आज तक ये चीजें, हम एक तरह से कहा जाए, जो हमें प्रकृति ने, जो नेचर ने हमें फूड दी है, उसका यूज हमने भूल गए हैं, और हम बिल्कुल जो है आर्टिफिशियल चीजों पर डिपेंड हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े कारण डेवलप कर रहे हैं हमारा जो है डिस्टर्ब करने के लिए। तो आप प्रयास करिए कि एक तो नंगे पांव रहने के लिए, तो ये तो हमारा पोस्चर की समस्या में आ जाएगा। अर्थ थेरेपी हो गई। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो अर्थ से कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर वो ज्यादा दिन तक धरती पे नहीं रहता, जानते ही सर्वी। उसके बाद तो दोस्तों अभी जो डॉक्टर साहब हैं उनका कनेक्शन शायद हमसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। जी जी जी, जैसे कि जारू बस्ती का आप देखते हैं, जारू बस्ती हो गई, लिपम हो गया, तो आयुर्वेद में हम जो पंचकर्मा की यूज करते हैं। फिर लो एक तो हमने हार्ट वाटर इमर्शन की बात करी, जहाँ गैट अप की वो पूरी बॉडी की किया जाता है। फिर हमने लो लोअर लेग हार्ट वाटर इमर्शन की बात करी, कि जो हम सिर्फ लोअर एरिया में जो है ब्लड को फ्लो को बढ़ाते हैं, या ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, ताकि वहां का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो। उसके बाद उसमें न्यूरोथेरेपी का भी रोल होता है, कि न्यूरोथेरेपी को के माध्यम से हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सीधा दुरुस्त करते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा हो, साथ में आपका वही कि एब्जॉर्बेशन अच्छा हो, जैसे कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन अच्छा हो। फिर फिजियोथेरेपी के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके एक्सरसाइजेस होते हैं, वो कराते हैं। फिर योगा कराते हैं। फिर हम आपको नेचुरोपैथी में लेकर के जाते हैं। फिर हम
एक जो मेरा जो सबसे एडवांस और यूनिक जो भी प्रचलित है वो रोप थेरेपी। हम रोप थेरेपी में बहुत सारी हम चीजों को, आप विश्वास नहीं करेंगे, चक्कर तक को हम रोप थेरेपी से कंट्रोल करते हैं, चक्कर तक। तो उसमें बहुत सारा चीजें रोप थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, बट हम अभी जो चूंकि नी का चल रहा है प्रोटोकॉल, तो नी में हम रोप थेरेपी का यूज करते हैं। और उस अगर वो पटेला लॉक भी हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस तक आ सकते हैं। और आपको कभी कभी होता है हाफ कटोरी चेंज करनी है, कभी कभी फुल चेंज करना होता है, तो बेशक आप जो है हो सकता है, और नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसमें। जो तो रोप थेरेपी के माध्यम से हम जो है एक तो उसके अलाइनमेंट को ठीक करते हैं, फिर उसमें जो लॉक हो गया उसको ओपन करते हैं। साथ में ब्लड का फ्लो भी बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार तो पेशेंट एक ही बार में ही सही हो जाता है। तो ये सारे टेक्निक का मतलब रोप थेरेपी के बहुत जबरदस्त यूजेस है। कभी मैं कुछ वीडियो भी डालेंगे, हार्दिक जी को देंगे, आप जाके उसको प्रेजेंट करिए, दिखाइए, और कुछ पेशेंट को फीडबैक भी मिलेगा कि हाँ कितना जल्दी और कितना सटीक रिजल्ट मिला जो है। फिर उसके बाद कायरोप्रैक्टर होता है, जहां पर हम जो है बोन के अलाइनमेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो मसल शिफ्ट कर गई है। और डायरेक्ट कभी भी हम बोन के अलाइनमेंट को ठीक नहीं करते हैं, पहले मसल्स को रिलैक्स करके ही करते हैं, ताकि आपको पेन एक्स्ट्रा ना जनरेट हो। और हड्डी को भी सीधा नहीं कर सकते, वो तो मसल से ही सीधा होती, मसल्स कोई डिसलोकेट होती है, उसी को सही करना पड़ता है। क्योंकि टेंट हाउस में आप देखते हैं कि वो आप बम्बू है उसको सीधा करेंगे तो टेंट हाउस टूट जाएगा, उनका बम्बू टूट जाएगा। तो वहां पर रस्सी को टाइट करेंगे तो टेंट हाउस अपने आप ही सीधा हो जाएगा, जो मतलब बम्बू सीधा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको मसल्स पे बहुत काम करना पड़ा, मसल्स ही शिफ्ट कर रही है, बहुत सिंपल सी बात है, मसल्स पर ही वर्क करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम पेशेंट को एक्सरसाइज पर छोड़ते हैं कि आप जो है, आपके लिए आप बोल ले गए हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको आर्थराइटिस है तो ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मतलब जिस तरह की आपकी दिक्कतें हैं, बेकर सिस्ट है तो आपके लिए इस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, बर्साइटिस तो ये एक्सरसाइज। तो फाइनली हम ट्रीटमेंट करने के बाद फिर पेशेंट को एक्सरसाइज सिखा देते हैं, और वो पेशेंट जो है इन सब माध्यम से अपने आप को, मतलब एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को हेल्दी। प्लस जो सबसे बड़ी बात है कि अब हम सब तो कर लिया हमने, उसके बाद क्या रिहेबिलिटेशन के प्रोटोकॉल्स में है, तो उसमें आप देखेंगे कि फिर हम जो है एक काम करते हैं कि 90 से 180 लाते हैं। सबसे बड़ी बात है 90 से 180 लाना। 90 से 180 का मतलब है कि आप क्या करेंगे कि जैसे आपका सही हो गया, आपको घुटना सही हो गया, तो आप 90 से 180 आइए। 180 कैसे करेंगे आप जो है कि आपको जब भी पेन या इस तरह का डिस्कम्फर्ट लगती है तो आप पैर को फैला लीजिए, या तो आप पेट की तरफ लेट जाइए जो है। मतलब कि आप उसको पेन न दीजिए, वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसको ये पोस्चर को खराब शिफ्ट न करिए उसको। अगर आप लंबे समय तक किया तो 90 डिग्री को चेंज करना 180 में। तो आप ये प्रयास करिए कि जैसे अभी मान लीजिए कोई घर में काम कर रहा है, तो तुरंत बॉडी में कहीं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, हाथ में पैर में, तो हम क्या करते हैं, चेयर या सोफे पर रेस्ट करते हैं। वो रेस्ट न करके कमर में भी कहीं पर भी बॉडी में इस तरह कुछ भी आ रहा, सीधा सीधा प्रोन पोजीशन पे आप लेटिए, पेट की तरफ बिल्कुल 180 हो जाइए, तो पूरे ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा आपको। तो प्रयास करिए आप, ये बहुत बड़ा ये आपके लिए मिरेकल होगा जब आप 90 से 180 आएंगे जो है। और अपने यूज को समझिए कितना आपका यूज है, और एक्सरसाइज करेंगे तो जरूर उसमें पावर बनी रहेगी। जी हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इतने अच्छे से आपने समझाया कि सबको समझ में आ गया है, और बहुत ही आसान तरीका है। मतलब ये तो बोलने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा है कि इधर से भी उधर से भी, लेकिन बहुत ही आसान है। मेन आपने हाँ जो बहुत बताया, आसान है बिल्कुल। मैं मेन एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ लोगों के लिए, थोड़ा दर्शकों के लिए। सबसे पहली बात डॉक्टर साहब ने डाइट के बारे में बात की है कि अपनी डाइट को ठीक करें ताकि आपका जो खून है जो वो साफ हो सके या शुद्ध हो सके। दूसरी बात उन्होंने पोस्चर के बारे में जो मेन बात कही है, और बाकी हीट हो गया या अर्थिंग हो गई, अपने पोस्चर को सही रखना हो गया, ये सब बातें आपको रोज़मर्रा की चीज़ों में सब कोई बताता ही है, बस ये आप करते नहीं हैं। इसको एक अलग अंदाज से डॉक्टर साहब ने बस बताने की कोशिश की है। कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है या फिर कोई आपको नया कोई आविष्कार कर दिया गया है, नहीं। ये आपकी बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप रोज़मर्रा के जीवन में कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा। और मैंने भी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट ये की हैं, जैसे नंगे पाँव चलना, और इनसे बहुत ही
फ़ायदा महसूस होता है, एनर्जी का भी एकदम फ्लो जो है बढ़ जाता है पूरे शरीर में, मैंने ये महसूस किया है डॉक्टर साहब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो आखिरी में डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि अब पेशेंट्स की बात तो हो गई और दूसरी बात है, एक क्वेश्चन है कि जैसे हुँ। आप अभी आप कहाँ पे हैं बेस्ड वैसे? अगर कोई ऑफ़लाइन आपसे कंसल्टेशन लेना चाहे? मेरा सेंटर आज़मगढ़ में है, गाज़ीपुर में है, लखनऊ, बनारस। अभी तो गोरखपुर में विज़िट पे आए थे और अभी पटना में जल्दी हमारा एक कैंप होने वाला है, तो पटना में भी संपर्क कर सकते हैं अगर उधर वहाँ पर एबीएल जियो एंड द थर्ड आई एंड एबीएल जियो का जो कोलैबोरेशन है, वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप पटना में भी आ सकते हैं और हमारा ये प्रयास है कि आप खुद बचिए, अपने पोस्चर को करेक्शन करिए, जहाँ तक है। अगर नहीं फिर ठीक हो पा रहा तो ज़रूर एक बार संपर्क करिए और एक बार प्रयास करिए और हो सकता है कि उसकी आप सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े या आप इतना घुटना सही हो जाए कि आप लाइफ लॉन्ग अपने शरीर का मालिक बनकर रह सकें। जी। जी, तो एक यहाँ पर ये है कि मान लीजिए जो लोग ऑफ़लाइन आ सकते हैं वो तो आएँगे, लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ही दूर रहता है, कोई केरल में, कर्नाटका में रहता है, वो आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता है तो ऑनलाइन ऑनलाइन ले सकता है वो? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन आप ट्रीटमेंट कर देते हैं, चलिए। जी, ये जी। और कोई भी वो अगर तो हम ये ऑनलाइन तो ले कह रहे हैं अर्ली स्टेज, हम ये कह रहे हैं अर्ली स्टेज पे सिर्फ आप अर्ली स्टेज को जज करिए, सीधी बात है। आप लिंगर न करिए। जो सुन पा रहे हैं मुझे, पहले तो अपने पोस्चर को ठीक कर ले। सेकंड, अगर किसी को इस तरह के प्राइमरी स्टेज में 2-3 3 दिन में आराम नहीं हो रहा है या 1 सप्ताह 10 दिन, महीने भर में आराम नहीं मिल पा रहा है, आप पेन किलर खाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कभी होम्योपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, कभी यूनानी या कभी-कभी एलोपैथिक तो या इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो प्रयास करिए जितना अर्ली स्टेज में आते उतना ही जल्दी आपका घुटना सही होता और आप घर बैठे-बैठे ठीक कर सकते हैं। ऑनलाइन ही कंसल्टेंसी से मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जो है। जी। ये बहुत अच्छी बात है। तो बस जाते-जाते डॉक्टर साहब यही बताते जाइए कि जो लोग अभी ठीक हैं और ये सुनकर ये चाहते हैं कि उनका घुटना हमेशा लाइफ़ लॉन्ग सही रहे, उनको कभी भी ये बीमारी हो ही ना, कि उ उसके लिए क्या किया जा सकता है? बचाव कैसे किया जा सकता है? सिर्फ 2 ही चीज़, एक तो आहार को दुरुस्त करें अपना, वो डाइट को प्रोटोकॉल को समझे, वो डाइट का प्रोटोकॉल हम लोग का है, डैप है, डीआईपी है, उसके प्रोटोकॉल को समझे। दूसरा पोस्चर, बस 2 ही चीज़ को करेक्शन करिए, सारी बीमारियों का निदान हो जाएगा। बहुत सिंपल वाह! सा। वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आसान तो आपने वो बता दिया है प्रिवेंशन। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इलाज है जो सब कोई कर सकते हैं। कोई भी इसमें ये आप नहीं कह बिल्कुल कर सकता कि सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, किसी हम के तो लिए भी कोई। हम तो चाहते हैं, जी हम तो चाहते हैं सारे लोग अपने शरीर के मालिक बने, सीधी बात है। और वो जी, मालिक तभी बनेंगे जब वो निर्णय लेंगे, अदरवाइज़ हम तो एक माध्यम हम लोग। आप भी एक माध्यम हैं, हम भी एक माध्यम हैं, जहाँ लोग हमें सुन पा रहे हैं। तो निर्णय जी, लेना पड़ेगा, हमें ऑपरेशन करवाना है या घुटने को सही करना है कि नहीं करना, वो खुद को लेना पड़ेगा निर्णय। क्योंकि आपको धरती पर आए हैं तो 4 पैर से नोट करिए, आप 4 पैर से 2 पैर पे आए, मतलब 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पे आ गए। तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होगी। तो वहाँ जी, पर आप तुरंत करेक्शन करिए, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, आप तो ईंधन तो दे रहे हैं गाड़ी को, पेट्रोल या डीज़ल की गाड़ियाँ हैं, फिर सर्विसिंग क्यों कराते हैं आप उसकी? लाइफ को बढ़ाने के लिए सर्विसिंग कराते हैं। तो आप ऐसा कुछ उपाय ढूँढिए, आपके इर्द-गिर्द कोई मिल जाए या नहीं मिलता तो आप मेरे पास आइए कि हम तुरंत सही करें, अदरवाइज़ क्यों? अब बीमार को सही करना और सही को सही रखना, दोनों अलग टेक्निक हो गई और मैंने दोनों चीज़ों की बात किया कि आप बीमार को कैसे ठीक करिए और सही को सही कैसे रखें, ताकि अपने आप को हेल्दी आप बना के रखें। जी हाँ, बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरह से हम ये मैसेज मान सकते हैं कि शरीर आपका है और निर्णय भी आपका है, आपको इसके साथ क्या बिल्कुल। करना है। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आपसे विदा लेते हैं और एक सेशन में आपसे रिक्वेस्ट रखूँगा कि हम रोप थेरेपी पे रखें जल्दी, जब भी आपको जी, टाइम मिले। जी बिल्कुल। जी, फिर से बिल्कुल। आपसे बात करेंगे अपने चैनल पर। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जी, जी। जानकारी दी हमें, थैंक यू। अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया डॉक्टर। जी, थैंक यू।